बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। किसके न्यूमेरिकल? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जरा सा मैं जूम कर दूँ। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर। और आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपके पास कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होते भी नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें फार्मूले होते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मामला होता है। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं, सिंपल से फार्मूले हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा खास दिक्कत मुझे नहीं लगता है होने वाली है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कुछ जितने जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आने वाले हैं जो हैं इसमें, उनको एक जगह पे लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे हम उन फार्मूलों को यूज करके आगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए बारी बारी से इसको करते हैं। तो पहले कुछ हमारे पास फार्मूले हैं। पहले हम अपने कुछ फार्मूले जो है हमारे पास, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे आप होता क्या है, आप देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह से है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो इनपुट होते हैं, चूँकि डिफरेंस एम्पलीफायर के साथ काम करता है तो उसके दो इनपुट होते हैं। आप मान लो V in 1 है और दूसरा इनपुट है V in 2 है। ओके, इस तरह का एक इनपुट रहता है। इसमें से एक को हमने मान लो प्लस किया, एक को माइनस किया। यहाँ प्लस माइनस का मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव टर्मिनल देना है, यहाँ पर आपको निगेटिव टर्मिनल देना नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। इस प्लस का जो मतलब है, यहाँ प्लस का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। अब आप कहोगे इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिंग का मतलब होता है उलट देना। इन्वर्ट करने का मतलब होता है उल्टा कर देना। अगर कोई चीज़ इस तरह से है तो इसको आपने इस तरह से कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर इन्वर्टिंग की बात किसके लिए आ रही है? इन्वर्टिंग की बात आ रही है फेज के लिए। अब फेज तो वेव का होता है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मामला होता है कि अगर आपने इनपुट सिग्नल मान लो इसको दिया, मान लो इस पर आपने वोल्टेज 0 कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इनपुट 1 को आपने इनपुट इस तरह से साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, तो आउटपुट जो होगा उसका फेज, मतलब देखो जब इसकी पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइकिल चलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है केवल एम्पलीफिकेशन हुआ है, इन्वर्जन नहीं हुआ है, कि आउटपुट उल्टा हो चुका है इनपुट का। लेकिन अगर आपने इनपुट 2 में आपने यही इनपुट दिया, इनपुट 1 को आपने 0 वोल्ट पे कर दिया, यानी ग्राउंड कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा ना वो पलट जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आउटपुट पलटने से क्या होगा, जैसे आउटपुट पलटेगा तो आप कहोगे भाई इस टर्मिनल पे जैसे हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट उलट जाता है। तो इस तरह के टर्मिनल क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इन्वर्टिंग। इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो दो तरह के टर्मिनल यहाँ पर होते हैं हमारे पास, एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और इन दोनों पर जब आप इनपुट लगाओगे उसी हिसाब से आपके आउटपुट आपको मिलेगा और उसी हिसाब से हमारा गेन और वो सब डिसाइड होगा। तो आपके पास दो तरह के एम्पलीफायर एक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर दो तरह के एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो कंडीशन पढ़ेंगे। एक होगा इन्वर्टिंग, एक होगा आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जैसा कि नाम है, इसमें माइनस वाले टर्मिनल का इस्तेमाल होगा। और दूसरा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दूसरा होगा कौन सा? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहले हम नॉन इन्वर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, पहले आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। आपने जो माइनस सिरा है उसको आउटपुट के साथ जोड़ना है, लेकिन ये आउटपुट के साथ जोड़ना इतना सीधा से जोड़ना नहीं होगा। एक इंजीनियर हुए हैं बेल लैब के, एच.एस. ब्लैक, हेराल्ड एस. ब्लैक, उन्होंने फीडबैक कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी की थी, पेटेंट उनका है। उन्होंने कहा था कि जब भी हम आउटपुट से इनपुट में जोड़ेंगे तो हम एक फीडबैक एक्शन लगाएंगे। तो आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया R1, एक रेजिस्टेंस ले लिया R2 और इसको उठा करके इसके साथ जोड़ दिया। तो आपका देखो, और इनपुट जो प्लस वाला है इसमें इनपुट लगा दिया, VI लगा दिया, इनपुट टर्मिनल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इस तरह से काम हुआ है। तो आपने इनपुट पे सिग्नल लगाया VI और नॉन इन्वर्टिंग पे इन्वर्टिंग वाले को उठा करके R1 R2 के इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया है। अब ऐसे कंडीशन में आपका जो आउटपुट होगा और इनपुट का एक रेशियो आप निकाल सकते हो। तो आपका आउटपुट अपॉन VI, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कितना होगा? तो इस केस में, इस केस में इसका जो रेशियो होगा वो होगा R1 बाई R2। इसको जरूर ध्यान रखना, ये R1 होता है, ये R2 होता है। अब यहाँ पे R1 को कुछ किताबें RF कहती हैं, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस इसका नाम है। RF मतलब जो फीडबैक करा रहा है। तो R1 रेजिस्टेंस है जो यहाँ आउटपुट को इस तरह से फीडबैक करा रहा है। R2 तो उसके साथ जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर वोल्टेज कंडीशन को स्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन R1 ही फीडबैक रजिस्टर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर R1 बाई R2 लिखो, चाहे RF बाई R2 लिखो, जैसा भी आप
जिस भी किताब को फॉलो कर रहे हो उस तरह के उसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों नॉन इन्वर्टिंग कह रहे हो, क्योंकि यहाँ आपने इनपुट किसको लगाया, इनपुट लगाया है नॉन इन्वर्टिंग पे। अच्छा, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो क्या करेंगे, तो अब हम ऐसा करते हैं, अब हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर लिखते हैं, प्लस को नीचे लिखते हैं। इन्वर्टिंग की बात हो रही है तो ऐसा ही चलो इसको भी नोट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम इनपुट लगाते हैं VI, लेकिन अपने रजिस्टर जो है वो यहाँ रखेंगे। जैसे ये रजिस्टेंस R2 है तो यहाँ रखेंगे R2 रखेंगे। उसके बाद एक रजिस्टेंस R1 है फीडबैक के साथ, तो वो फीडबैक के साथ रजिस्टर को भी हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा V आउटपुट। और अब की बार क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। इस ग्राउंड मतलब इसका वोल्टेज 0 कर दोगे, तो ये आपका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। देखो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस, वही R1 है हमारा। इस पर्टिकुलर केस में चूंकि इनपुट VI आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा रहे हो, तो अब की बार क्या होगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट कितना हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर देखना हमेशा याद रखना, ये R1 यानी जो फीडबैक अपॉन दूसरा रेजिस्टेंस R2 होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो RF/R2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये दो रेजिस्टेंस जो हैं, दो तरह के एम्पलीफायर के आउटपुट मालूम होना चाहिए, इनपुट का रेशियो, और इसी को हम गेन कहते हैं, जिसको हम AV कहते हैं, गेन। ये गेन किसके लिए है, ये गेन है नॉन इन्वर्टिंग के लिए, और ये वाला जो है ये आपका गेन है इन्वर्टिंग के लिए, ये आपका इन्वर्टिंग के लिए -R1/R2, ये इन्वर्टिंग के लिए गेन है। तो इस तरह से आप गेन कैलकुलेट कर सकते हो, और गेन पे ही आपका कॉन्सेप्ट है, गेन पे ही आपका वैल्यू आती है। एक और केस होता है वो यूनिट एम्पलीफायर का है, उसको आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास लेक्चर है जिसमें कि वो मैंने आपको बताया है। अब चलो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है हमारा, और ये न्यूमेरिकल ऐसा है जो पिछले सालों में आया है, या इस जैसे न्यूमेरिकल्स आपके पास पूछे जाते रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, आपके पास एक 741 वो एम्पलीफायर का नाम था जो कि यूज किया गया था शुरुआत में ही, अब तो बहुत सारे आपके पास हैं। तो V आउटपुट है हमारे पास, इसका एक सिरा है माइनस, एक सिरा है प्लस। अच्छी बात है, यहाँ पर आपने दो वोल्टेज लगा रखे हैं, ठीक है, ये एक वोल्टेज ये लगा रखा है, एक वोल्टेज ये लगा रखा है, इन दोनों को उठा करके इसके साथ जोड़ रखा है। यहाँ से आपके पास ये चला गया है रेजिस्टेंस, तो ये आपका फीडबैक ये R1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू दी गई है 470 किलो ओम, ठीक है। यहाँ V1 कितना है नहीं मालूम, V2 कितना है नहीं मालूम, और रेजिस्टेंस कितना है 47 किलो ओम ये है, 12 किलो ओम ये है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसको जो बैटरी दी गई है वो 15 वोल्ट की बैटरी दी गई है, मतलब ये जो एम्पलीफायर है इसको चालू करने के लिए हमने 15 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, ये है। तो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, हमारा जो प्रश्न है वो है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा। अच्छा, V1 की वैल्यू, ओके, V1 की वैल्यू दी गई है, V1 की वैल्यू दी गई है 40 मिली वोल्ट, ओके, 40 मिली वोल्ट दी गई है, और V2 की वैल्यू दी गई है 20 मिली वोल्ट, ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। अच्छा बच्चों, इस चीज़ को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसे कहेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, इसके बारे में जरा एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने की ज़रूरत है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आखिर कहती क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है। सुपर इम्पोज करना, जैसे मान लो आपके पास कोई डिस्टर्बेंस y1 है, आपके पास कोई डिस्टर्बेंस y2 है, इन दोनों को आप एल्जेब्रिकली सम कर दो तो आपको टोटल डिस्टर्बेंस y मिल जाएगा। ऑप्टिक्स में हम ऐसा ही यूज करते हैं, इंटरफेरेंस प्रिंसिपल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही होता है लाइट वेव्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका मतलब ये है प्यारों कि आप एक सिचुएशन ये सोचो कि V2 आपका 0 है, ठीक है, और फिर आपका सर्किट केवल इतना है, जितना मैं बना रहा हूँ, सिर्फ इतना है सर्किट, इतना सर्किट है। V2 0 मान लो, सिर्फ V1 को होता हुआ मानो, तो आपका सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जस्ट मैं बताने के लिए इसको बता रहा हूँ। तो अगर आपने V2 को 0 मान लिया तो आपका सर्किट ऐसा है, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ एक वोल्टेज है 40 मिली वोल्ट का, उसके बाद एक रजिस्टर है 47 किलो ओम का, फिर उसके बाद एक फीडबैक रजिस्टर लगा है 470 किलो ओम का, और ये हमारा V आउटपुट है। और जो ये प्लस माइनस है, ये जो प्लस है वो ग्राउंडेड है, बाकी जो 15 वोल्ट रखा है वो खाली स्पेसिफिकेशन के लिए है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है
उसमें आउटपुट कितना होता है, उसमें आपका आउटपुट होगा बच्चों माइनस टाइम R1 यानी फीडबैक रजिस्टर अपॉन R2 यानी कि 47। तो ये कितना हो जाएगा, -470 अपॉन 47, और दोनों किलो ओम हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप सॉरी, और ये वी इन भी होगा, हाँ वी इन भी होगा, तो ये हो जाएगा 47 और वी इन कितना है इंटू 40। तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 47 कैंसिल हो गया, तो जाएगा -10 इंटू 40 यानी कि 400 मिली वोल्ट आपका आ जाएगा। माइनस इसलिए चूँकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा है। ये तो एक केस हो गया, ये आपका एक केस हो गया। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में बच्चों हम ये मानेंगे कि हमारा V1 0 है। तो आप रेजिस्टेंस क्या मानोगे, एक दूसरे रंग से लिख लेता हूँ। आप रेजिस्टेंस आप मानोगे कि 20 मिली वोल्ट का इनपुट है, उसके साथ एक रजिस्टर है 12 किलो ओम का, ठीक है, और उसके साथ फिर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है। यहाँ पर आपके पास रजिस्टर लगा है 470 किलो ओम का, और ये आपका वी आउटपुट है। ऐसे कंडीशन में आपका वी आउटपुट क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस ये R1 कितना है 470, तो जाएगा 470 बटे R2 कितना है 12, और दोनों किलो ओम है, और इनपुट कितना है 20, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, और फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, और फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235 इंटू 3.33 समथिंग इस तरह का वैल्यू हो जाएगी, 10/3 3.33 ऐसा आ जाएगा। तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा वी आउटपुट। अब यहाँ लिखेंगे वी आउटपुट सेकेंड कंडीशन में, और ये वाला जो था वो वी आउटपुट था फर्स्ट कंडीशन में। फिर आपका जो टोटल आउटपुट आने वाला है उसके लिए वी आउटपुट फर्स्ट कंडीशन और वी आउटपुट सेकेंड कंडीशन को सिंपली जोड़ दो। सुपरपोजिशन का ही मतलब है, आपको कुछ और अतिरिक्त नहीं करना है, आपको जैसे यहाँ जोड़ा गया है वैसे आप इसको यहाँ पर जोड़ दो। ये है, अच्छा ये है इसका लॉजिक। सवाल कैसे बताते हैं आपसे, जो आपको जो करने के लिए किताबें कैसे लिखती हैं कि भाई वी आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट होगा माइनस टाइम R1 बाई जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस R1 है। एक मिनट, हम अपने अगर मेन डायग्राम में जाएं तो मान लो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये तो रेजिस्टेंस R1 है, इसे माने R2 डैश, और इस 12 ओम को माने R2 डबल डैश। डैश मतलब चूंकि दो के R2 यहाँ दो हो गए ना, तो एक डैश मान लिया, एक और डबल डैश मान लिया। तो फार्मूला ऐसे बताएंगे आपको बुकों में, R1 बाई R2 डैश V इन 1, उसके बाद R1 अपॉन R2 डबल डैश V इन 2, इस तरह से। तो बेसिकली वही चीज़ है, माइनस साइन कॉमन हो गया। R1 कितना था, पहले केस में R1 था 470 और R2 डैश कितना था 47, V इन कितना था, V इन है आपका 40 प्लस फिर आया 470 बटे 12 गुणे 20, और इसको कर दो। तो आखिर में वही तो आई बात, आपके पास वी आउटपुट वही तो है। ये इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ निकाला है, और इसको जब जोड़ोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इन सबको जोड़ोगे तो आपका जो आंसर है वो -1.18 वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट आ जाएगा, मिली वोल्ट नहीं, वोल्ट। तो आपको मालूम होगा 1 वोल्ट बराबर 10⁻³ मिली वोल्ट होता है। तो आपका ये आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये कुछ ऐसा आएगा, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1180 मिली वोल्ट, तभी आपने इसको 1.180 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपका वी आउटपुट आ जाएगा। तो ये ये अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को भी यूज होता हुआ देख लिया है। अब प्यारो ऐसा है कि इसी तरह पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ये एक तरह का तरीका हो गया जिस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो इस तरह से बन रहे हैं, सिंपल दे के, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। ओके, वर्चुअल ग्राउंड की बात तो हो चुकी है मेरे ख्याल से। अगर चलिए अब एक दूसरे तरह का न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। इस पे ये थोड़ा सा कठिन हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी का है क्वेश्चन। हमें आउटपुट निकालना है, तो हमारा जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होगा वो आउटपुट कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा है, ज़रा देखिए। ये आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका माइनस सिरा है, प्लस सिरा है, और
यहाँ पर आपके पास 2 ओम का रजिस्टेंस, 2 किलो ओम का रजिस्टेंस है। उसके बाद फिर ये आपका इस तरह से एक V आउटपुट की बात है, ठीक है। यहाँ पर V जो है आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज है, एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर इससे जुड़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, और एक और रजिस्टर है, यहाँ वो V1 है, एक और रजिस्टर है जो कि यहाँ जुड़ा है इसके साथ में। तो ये है 2 किलो ओम का, ये है 2 किलो ओम का, और ऊपर भी 2 किलो ओम का। RF नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से, RF की वैल्यू नहीं दी गई है, अच्छी बात है। RF की वैल्यू मैं देख लूँ एक बार, ध्यान नहीं दिया मैंने पहले। RF की वैल्यू भाई यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है, नहीं दी गई तो नहीं दी गई, कोई बात नहीं। अच्छा ये हाँ नहीं दी गई है, 6 किलो ओम है, नीचे लिखा था, ये है हमारे पास। तो ये R1 है, इसकी वैल्यू दी गई है अब, और ये है। अच्छा अब ये हो गया, आउटपुट निकालना है ना, तो ये आउटपुट निकाला। देखो प्यारो, ये अब इसको करेंगे कैसे। अब आप नॉर्मल तरीके से क्या होगा, ये V2 है, नॉर्मल तरीके से क्या होगा ना कि चलो इसको हम कुछ कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं एक बार। ये V1 भी है, 2 वोल्ट है यहाँ पर भी, और 6 वोल्ट है यहाँ पर भी, ये V1 V2 है। अब यहाँ पर कहोगे यार इसका सॉल्व कैसे किया जाए, इसमें तो कौन सा, ये इसमें देखो इन्वर्टिंग पे लगा है, तो ये कैसे होगा। ये एक खास तरह से सॉल्व किया जाने वाला मेथड है। इसे सॉल्व किया जाता है वर्चुअल ग्राउंड एनालिसिस से। ये जो तरीका है इसे कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड एनालिसिस। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ होती है, तो बच्चों याद करो, मैंने बताया था आपको कि अगर हम आइडियल ऑप एम्प लेते हैं, तो आइडियल ऑप एम्प में क्या होता है, ऑप एम्प में जाने वाली करंट क्या होगी, 0 होगी। ऑप एम्प में जाने वाली करंट 0 होगी, और ऑप एम्प में जो वोल्टेज होंगे, जैसे इफेक्टिव वोल्टेज V(1) और इस पॉइंट पे इफेक्टिव वोल्टेज V(2), ये दोनों क्या होंगे, V(1) और V(2) बराबर होंगे। इफेक्टिव वोल्टेज मतलब जो अब जा रहा है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। उसके पहले आपने कोई वोल्टेज लगाया तो बीच में रजिस्टर वगैरह आ गए ना, फिर कोई ब्रांचिंग भी हो गई, ये नहीं, वो तार जो सीधे जा रहा है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, उसके अक्रॉस जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज विल बी सेम। तो ये आपका V(1) और V(2) जो है वो हमेशा सेम होगा। ये 2 महत्वपूर्ण आइडियल एम्पलीफायर की बात है कि इनपुट करंट 0 होगी, और उसके जो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे, वो दोनों वोल्टेज भी आपके सेम होंगे। दिस इज द रियल आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेन थ्रस्ट होता है। तो वर्चुअल ग्राउंड एनालिसिस क्या कहती है, वर्चुअल ग्राउंड एनालिसिस ये कहती है कि देखो इसमें समझो जरा इस बात को कि आपके पास, मैं इसको कैसे डिलीट करूँ, कल जेड, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ ना, क्योंकि वो मेन डायग्राम आपको फिर से ले आना है। यप। तो देखो यहाँ हमने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, और यहाँ मान लिया ये पॉइंट है Q। तो बेसिकली होने क्या वाला है कि जो वोल्टेज Vp होगा वही वोल्टेज Vq होगा, बिकॉज आइडियल एम्पलीफायर के केस में हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिचुएशन में ही सारा काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे। अच्छी बात है। अब अगर दोनों सेम होंगे तो पहले हम Vp निकाल लें। तो अगर हम Vp की कैलकुलेशन कर लें तो हम Vq कैलकुलेशन कर ले जाएंगे, और उसके बाद फिर अपनी नोड एनालिसिस को लगाएंगे। तो एक बार वो जो सेम वोल्टेज इनपुट होता है उसकी एनालिसिस को लगाएंगे, और फिर उसके बाद फिर हम नोड एनालिसिस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें Vp निकालना है। तो Vp निकालने का क्या तरीका है, देखो भाई जरा आप टर्मिनल को देखो, ये आपका टर्मिनल है V1, ठीक है, उसके बाद रजिस्टर कितना है, 2 किलो ओम। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू आ जाए, फिर वही सुपर पोजिशन, यहाँ पर भी हम वही सुपर पोजिशन की बात करेंगे। तो पहले हम क्या कहेंगे, मान लो V2 0 है, तो V2 0 है, तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, और फिर आगे ये वैल्यू हो गई। तो अब आपका जो वोल्टेज है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का यहाँ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज जिसको V1 कह दे रहे हैं वो होगा, उसके फॉर्मूला ऐसा होता है कि R2, मान लो इसको कह दें R1, इसे कह दें R2, तो हो जाएगा R2/R1 + R2 और V इनपुट, ये V इन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/2 + 2, और V इन कितना है, V1 कितना है भाई, V1 हमने कुछ लिया है,
V1 की वैल्यू कितनी थी 2 वोल्ट, तो इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 यानी कि 1 वोल्ट। तो एक तो ये 1 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये 1 वोल्ट हो गया। उसके बाद अगली केस में क्या मानेंगे, अगली केस में मानेंगे कि V2 है, तो V2 की वजह से रजिस्टर है और V1 को 0 मान लिया। तो जब V1 को 0 मान लोगे तो ये 2 किलो ओम उसका रह जाएगा, और आपने यहाँ पर V1 को 0 मान लिया है तो इसका 2 किलो ओम इधर आ जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा ये बात। तो यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा R1, अब चूंकि ये R1 माना था ना तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, अब की बार V इनपुट कितना है 6 वोल्ट है, तो हो जाएगा 2/2 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 1 वोल्ट। तो अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, अब दोनों चूंकि इनपुट एक साथ लगे हैं तो सुपरपोजिशन के हिसाब से V एट पॉइंट P क्या होगा, वो जाएगा पहले केस और दूसरे केस का सम, यानी जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 वोल्ट। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास ये वैल्यू आ गई कि Vp की वैल्यू, देखो यहाँ पर Vp की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, यही वैल्यू VQ की हो जाएगी, यही वैल्यू आपके पास VQ की हो जाएगी। तो अब आपके पास सर्किट कैसा बन गया बच्चा, तब आपके पास सर्किट में ऐसा कुछ हो गया कि आपका, मैं इसको बदल दूं, अब आपके पास ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक V है, उसके बाद एक रजिस्टर है, एक पॉइंट यहाँ पर Q है, उसके बाद फिर एक रजिस्टर है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज V आउट है। इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, इसकी वैल्यू 2 है। अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट कितना है 0 है, क्योंकि ये टर्मिनल में जा रहा है अंदर, तो 0 है। तो आप ये समझो कि यहाँ पर जो करंट इस डायरेक्शन से आओगे जो करंट होगी, और इस डायरेक्शन से जो करंट होगी, उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों का सम हमेशा 0 होगा। तो ये नोड पॉइंट है, जिसे कहेंगे बाई KCL, बाई KVL, हाँ बाई KCL, किरचॉफ सर्किटल लॉ, बाई KCL। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे V माइनस VQ, भाई ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, V माइनस VQ अपॉन 2 किलो ओम, ये हो गया I1, और फिर उसके बाद V आउट माइनस VQ अपॉन 6, ये हो जाएगा I2, और I1 प्लस I2 दोनों कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V हमने कितना लगा रखा है, जस्ट लेट मी ऊपर देखें, 0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस VQ कितना है, VQ है 4 वोल्ट अपॉन 2 प्लस V आउट कितना है नहीं मालूम, V आउट माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V आउट माइनस 4/6 इज इक्वल टू 2, चूँकि तो 2 हो गया ना 2, तो V आउट माइनस 4 इज इक्वल टू 12, तो V आउट इज़ 12 + 4 16 वोल्ट। आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिस्टमैटिक क्वेश्चन है, पूरा एक एक टर्म जो है वो लॉजिक के थ्रू हमारे सामने आया है। इस तरह के क्वेश्चन अब मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू चेंज करके और बोल के इस तरह से मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है, वैसे अपने आप को खुद को इसी तरह से लॉजिक के थ्रू ये न्यूमेरिकल की ट्रेनिंग दो। आई एम वेरी पॉजिटिव दैट यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग। ओके, और क्या अब यही 2 में तो सारा संसार समा गया है इसके अंदर। और मैं आपको क्या लिखवा सकता हूँ, 2 न्यूमेरिकल हैं ये, अच्छा चलो एक हम CMRR वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर का। आपके सिलेबस का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। क्यों हम डिफरेंस एम्पलीफायर की बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है अंदर वो डिफरेंस एम्पलीफायर होता है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर में वो 2 सिरे V(1) V(2) होते हैं जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो डिफरेंस एम्पलीफायर ही होता है जो कि उसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
कि डिटरमाइन करिए। व्हाट इज डिटरमाइनिंग? डिटरमाइन वी आउटपुट वोल्टेज। वी नीड टू डिटरमाइन वी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज एज वी इनपुट वोल्टेज कितना है 150 माइक्रोवोल्ट एंड V2 ये V1 है, सॉरी V1 है, V1 इन है, ये V2 इनपुट वोल्टेज है 140 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, ओके द डिफरेंस गेन क्या है? द डिफरेंस गेन इज AD इज 4000 और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज 100। तो आउटपुट निकालना है। तो प्यारो याद करो, लास्ट का जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैंने आपको बताया था कि वी आउटपुट जो होता है वो असल में डिफरेंस गेन और कॉमन मोड गेन के साथ जुड़ा होता है। तो AD इंटू VD होता है और ACM इंटू VCM होता है, जहाँ डिफरेंस जो होता है AD जो VD जो होता है वो असल में जो आपका V1 और V2 है उनका अंतर होता है, पॉजिटिव वैल्यू, और कॉमन मोड जो होता है वो V1 प्लस V2 का डिफरेंस होता है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब ACM क्या होता है? तो आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द रेशियो ऑफ AD एंड ACM। तो यहाँ से अगर हम कॉमन मोड गेन की बात करें तो दैट इज़ AD टाइम CMRR, ये दो वैल्यू के बराबर हो जाएगा, CMRR के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि V आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसका मतलब है V आउटपुट जो होगा दैट इज़ AD क्या है आपका? AD कितना है? AD वैसे रखें VD प्लस 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 प्लस, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? AD अपॉन CMRR होगा प्लस AD अपॉन CMRR और VCM। तो देखो ACM की वैल्यू हमने इस फार्मूले का यूज करके किया है। तो AD कितना है 4000, इनपुट कितना है 150 माइक्रोवोल्ट प्लस AD कितना है 4000, CMRR कितना है 100 और ACM कितना हो जाएगा? ACM दोनों को जोड़ दो ना तो हो जाएगा 290। भाई 150 और 140 को जोड़ोगे तो 290 आ जाएगा, 290 माइक्रोवोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 60 और 1 2 3 4 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो मतलब -6 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 40 इंटू 290 इंटू 10 टू पावर -6 वोल्ट। ओके, तो 6 है तो 1 2 3 4, तो ये तो 10 टू पावर -6 यहाँ भी है, 10 टू पावर -6 यहाँ भी है। इतना हम कर सकते हैं। मान लो हम इसको 10 टू पावर -3 कर दें मिली वोल्ट के लिए, और यहाँ पर भी अगर हम लिखें तो जाएगा 0.4 इंटू 29 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 60, 3 जीरो हटेंगे 600। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है वो आएगी, वो जो वैल्यू है अगर वोल्ट में करें तो ये करीब करीब आती है, यहाँ इसी तरह से निकालोगे और कोई तरीका नहीं, 0.44 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही होगी। एक बार इसको आप चेक और रीचेक कर लीजिएगा, इस तरह से वैल्यू निकालनी, बस ऐसे ही वैल्यू है, ऐसे ही आपका बार बार ये निकलता आएगा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने जो 3-4 तरह के और बार बार रिपीट होने वाले न्यूमेरिकल, डाटा चेंज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, डाटा चेंज होना भी चाहिए, लेकिन जो तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो यही है। इसी तरीके से ही आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल करने हैं। और बच्चों यकीन मानो, अगर आपने इतना ये 4 लेक्चर पहले के और ये 1 लेक्चर ये वाला अगर इसको ठीक से रिवीजन में ले आए तो 100% आपको कोई भी क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ना कभी छूटेगा ना कभी गलत होगा। बस थोड़ा सा कॉन्शियस तरीके से प्रैक्टिस आपको इसमें करनी होगी। चलिए मिलते हैं आगे फिर और किसी लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।